Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके MHI 10 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होते रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिन भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिनकी संभावना दिसंबर 2024 के एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा है. सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कांचीपुरम एज अ टेम्पल टाउन, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है. तो कांचीपुरम पर शॉर्ट नोट प्रीवियसली 2 बार आ रखा है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो बच्चों, जो कांचीपुरम है, कांचीपुरम जो है इसको हम सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं, यानी कि इट इज ऑल्सो नोन एज दी मंदिरों का नगर एंड इज वन ऑफ द 7 मोक्षपुरी सैक्रेड सिटीज इन हिंदुइज्म. और हिंदुइज्म के अंदर ये जो 7 जो मोक्षपुरी थे उनका एक पार्ट है एंड इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इंडिया एंड इज़ नोन फॉर इट्स रिच हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, आपकी तमिलनाडु के अंदर है. और इसकी जो रिच हिस्ट्री है और जो इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है उसके लिए इसको जाना जाता है. तो कांचीपुरम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है इसका जो इतिहास है, पहली बात, ठीक है, इसका इतिहास और इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ये जो टाउन है यहाँ पर हमें कई सारे एंशिएंट टेम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं जिसमें जो ज़्यादातर टेम्पल हैं वो लॉर्ड शिवा और विष्णु को डेडिकेटेड हैं और दूसरे जो हिंदू डीटीज़ हैं उनको डेडिकेटेड हैं. सो दीज टेम्पल्स आर नोन फॉर देयर स्टनिंग द्रविडियन आर्किटेक्चर, इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस. तो यहाँ पर ये जो टेम्पल्स हैं हमारे, ये टेम्पल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज़, इनका जो आर्किटेक्चर है वो द्रविडियन आर्किटेक्चर है. द्रविडियन आर्किटेक्चर जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ के आर्किटेक्चर को कहा जाता है. और जो इनकी कार्विंग्स है, ठीक है, जो नक्काशी जो मंदिरों पर हो रखी होती है वो बहुत ही जटिल है. वो चीज़ हम देखते हैं कि वो इतना ईजी नहीं रहता. तो कांचीपुरम के बारे में यहाँ पर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, एक बार सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कांचीपुरम को मंदिरों का नगर कहा जाता है. ये तमिलनाडु और तमिलनाडु में मतलब कि ये लोकेटेड है. और यहाँ पर हमें जो है लॉर्ड शिवा और विष्णु जो है हिंदू ईश्वर जो भगवान है उनके बारे में पता लगता है. उनके ये डेडिकेटेड टेम्पल्स हैं और इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही स्टनिंग है. अब हम यहाँ पर बात करेंगे कांचीपुरम के मोस्ट फेमस टेम्पल, कैलाश नाथर टेम्पल और वरादराजा पेरुमल टेम्पल और एकम्बरेश्वरार टेम्पल. ये टेम्पल्स हैं जो कि वहाँ के फेमस टेम्पल्स हैं. ये टेम्पल केवल जो है पिलग्रिम्स को ही अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि इनका हमारे इतिहास में एक स्पेशल प्लेस है. तो द टाउन इज ऑल्सो रियोन्ड फॉर इट्स ट्रेडिशनल सिल्क वीविंग इंडस्ट्री, मेकिंग कांचीपुरम अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड क्राफ्टमैनशिप. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पारंपरिक रेशम की बुनाई जो है, ठीक है, पारंपरिक रेशम बुनाई इसमें जो है महत्वपूर्ण है. तो कांचीपुरम के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में वदराज पेरुमल मंदिर, एकाम्बेश्वरार मंदिर शामिल हैं. और ये मंदिर केवल भारत में तीर्थयात्री को ही आकर्षित नहीं करते बल्कि यहाँ पर हमें वास्तुकला और संस्कृति भी हमें जो है उसका एक विशेष स्थान देखने के लिए मिलता है. तो यह नगर अपनी पारंपरिक रेशमी बुनाई उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन कांचीपुरम के बारे में मिली है वो सारी आपको लर्न करनी है. आप सिर्फ मेन पॉइंट्स को याद कीजिए और अपने एग्जाम में उनको डिटेलिंग में लिख कर आइएगा क्योंकि ऐसा पूरा रट्टा आप नहीं लगा सकते. अब यहाँ पर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ना कोचिन के बारे में बताना है. कोचिन एज अ पोर्ट सिटी यानी कि जो आपका बंदरगाह जिसको हम लोग कहते हैं, समुद्र के किनारे यह रहता है. पोर्ट सिटी और एक पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में जो कोचिन है उसका इमरजेंस एंड डेवलपमेंट आपको बताना है. तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जो कोचिन है वो मॉडर्न डे कोची है और जो कि इंडिया का जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है केरला, वहाँ पर ये लोकेटेड है. और ये पुराने समय में हमारे इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी और पॉलिटिकल कैपिटल भी था. इसका जो राइज हुआ एक पोर्ट सिटी की तरह इसका राइज हुआ, बाद में ये एक पॉलिटिकल सेंटर बना. एंड सॉरी, ये जो है पोर्ट सिटी महत्वपूर्ण है और पॉलिटिकल सेंटर ये एंशिएंट टाइम में था, ठीक है. सो विद इट इम्पॉर्टेंस ग्रोइंग स्टेडीली ओवर द सेंचुरी ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन. तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि जो आपका कोचिन है, ठीक है, ये जो कोचिन है इसकी लोकेशन कैसी है, स्ट्रेटेजिक है. स्ट्रेटेजिक
इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। तो कोचीन जो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर केरल राज्य में स्थित है, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर और राजनीतिक राजधानी के रूप में एक लंबी इतिहास की धरोहर है। यह नगर प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर और राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा और इसके स्थानिक महत्व के कारण इसके महत्व में सदियों तक वृद्धि होती रही, क्योंकि इसका स्थान ऐसी जगह पर था जिसकी वजह से इसका महत्व बढ़ा है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और ये इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर, यानी कि जो प्रेजेंट डे केरला है वहाँ पर है। अब आप इसकी अर्ली हिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में, इसके इतिहास के बारे में बताएंगे तो आप बताएंगे कि पहली चीज़ ये एक पोर्ट सिटी थी एंड ये एक नेचुरल हार्बर भी था। ठीक है, तो कोचीन का उदय एक बंदरगाह नगर में प्राचीन काल में हुआ और इसका प्राकृतिक बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों के पास होना इसे समुद्री व्यापार के लिए आदर्श स्थान बनाता है। यानी कि समुद्री व्यापार, जिसको आप लोग मैरीटाइम ट्रेड कहते हो, तो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स की वजह से ये जो है इसकी लोकेशन हमें आइडियल देखने के लिए मिलती है। जब भी हम मैरीटाइम ट्रेड की बात करते हैं, समुद्र से जो हमारा ट्रेड होता है उसको हम लोग मैरीटाइम ट्रेड कहते हैं। तो ये जो मरीन वाला जो हमारा ट्रेड है वहाँ पर जो कोची है वो बच्चों, स्टूडेंट्स आई मीन, इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि उसकी लोकेशन, पहली चीज़ वो एक नेचुरल बंदरगाह है, ठीक है, नेचुरल हार्बर है, और कोची की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो हो पाता है। एंड ये जो टाउन है ये अरेबियन सी की तरफ लोकेटेड है। ठीक है, आपको पता ही है अरेबियन सी कहाँ पर है, तो अरब सागर की तरफ लोकेटेड होने की वजह से इसका जो व्यापार है वो कौन कौन से देशों के साथ हम देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका मिडल ईस्ट, फिर है आपका यूरोप, और देन आपका क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर हम इसका व्यापार इन सभी के साथ देखते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो कोचीन है उस वो किंगडम ऑफ कोचीन कब बना। तो जब हम बात करते हैं 14th एंड 15th सेंचुरी की, तो हमें पता लगता है कि जो कोचीन है वो किंगडम ऑफ कोचीन बन चुका था। यहाँ पर जो रूलर थे उन्हें पता लग गया था कि यहाँ पर ट्रेड का कितना इम्पोर्टेंस है, और ये जो है व्यापार के लिए, कॉमर्स के लिए एक की सेंटर, मतलब एक लोकेशन बन गया। और जो व्यापार होता था वो स्पाइसेस का होता था, जिसमें स्पाइसेस में आपका पेपर है, ठीक है, आपका कार्डामोम है, इन सब का व्यापार ये लोग करते थे यूरोपियंस के साथ। ठीक है, तो 14वीं और 15वीं शताब्दियों में हम क्या देखते हैं कि ये यूरोपीय व्यापारियों के साथ जो है व्यापार करने लगे। इलायची और काली मिर्च का व्यापार होने लगा, और जो है जो शासक हैं उन्हें पता लग गया था कि उनके बंदरगाह के लिए जो व्यापार है वो कितना महत्वपूर्ण है। फिर हम यूरोपियन इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, तो हम सभी को पता है कि जो 15th सेंचुरी है उसके बाद से इंडिया के अंदर आप लोग बताएंगे कि जो पोर्टुगीज़ हैं, ठीक है, पोर्टुगीज़ ने इंडिया में आना शुरू कर दिया था, और उन्होंने कोचिन के अंदर ही अपने ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश किए थे। ठीक है, वहाँ से जो है ट्रेडिंग वो किया करते थे, स्पाइस की ट्रेडिंग होती थी। और जो है उसके बाद ही जो कोचिन है उसकी ऊपर जो है दूसरी यूरोपियन पावर्स जो थी उनकी भी नज़र पड़ी। अदर यूरोपियन पावर्स लाइक डच एंड द ब्रिटिश, वो भी कोचिन को महत्वपूर्ण समझने लग गए। तो इस प्रकार से जो कोचिन है उसका डेवलपमेंट हुआ एज अ की सेंटर इन ग्लोबल स्पाइस ट्रेड। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए मसालों का व्यापार है। तो ग्लोब में मसालों के व्यापार में जो कोचिन है स्पाइस ट्रेड में, उसका स्थान महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, देन आप बताएंगे डच एंड द ब्रिटिश। तो फिर जब पोर्टुगीज के बाद जो है डच लोग इंडिया में आए थे, फिर उन्होंने शुरू कर दिए स्टूडेंट्स फोर्टिफिकेशंस। फोर्टिफिकेशन मतलब यानी कि घेराबंदी कर ली, अपने किलों का निर्माण कर लिया, और कहीं ना कहीं जो है वो चाहते थे कोचिन के ऊपर उनका जो प्रभुत्व है वो ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, और यही 18वीं सदी तक ये सब चलता रहा। ब्रिटिश रूल जब तक रहा इंडिया में, तब तक हम क्या देखते हैं कि जो कोचिन है वो एज अ पोर्ट सिटी खूब डेवलप किया, और एक पॉलिटिकल कैपिटल भी जो है पहले हुआ करती थी वो चेंज होकर वो क्या बन गया, पोर्ट सिटी बन गया। तो इन द 19th सेंचुरी द कोचिन बिकेम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश राज, और 19वीं सदी में हमने क्या देखा कि जो ब्रिटिश राज है उसके अंतर्गत कोचिन आने लग गया था। सो ड्यूरिंग दिस टाइम द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द रीजन मूव टू त्रिवंदरम, जो कि अभी तिरुवनंतपुरम आप कहते हैं, केरला का कैपिटल।
तो while the Cochin lost its political capital status, it remained a vital port city and an economic hub. तो यहाँ पर जो कोचीन है, ठीक है, उसका जो कैपिटल स्टेटस है वो तो खो गया था, पर अभी भी वो एक पोर्ट सिटी बना रहा ब्रिटिश राज के अंतर्गत भी, और उसने केरला के ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें कोचीन के बारे में बतानी है कि वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसका महत्व क्या है। क्योंकि वो एक बंदरगाह था, पोर्ट सिटी था, वहाँ से व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, मसालों का व्यापार होता था। ब्रिटिशर्स जो हैं उस पर अपना ज़्यादा ज़्यादा कब्जा बनाना चाहते थे। पोर्टुगीज़ आए, ठीक है, डच आए, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सेम टू सेम यहाँ पर आपको सूरत के बारे में बताना है, लेकिन 17th और 18th सेंचुरी पर ध्यान देना है आपको। तो सूरत का ये जो क्वेश्चन है इसको आपको 2 पार्ट्स में बताना है, तो इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग रहने वाला है। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में सूरत नगर के विकास का आपको बच्चों परीक्षण करना है, और सूरत की नगरीय सामाजिक श्रेणियों का पैटर्न क्या था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग सूरत के बारे में बताएंगे। तो जो सूरत है वो कहाँ है, जो हमारा गुजरात है, गुजरात में सूरत लोकेटेड है, और वो भी सूरत जो है गुजरात का जो वेस्टर्न साइड, मतलब वेस्टर्न जो कोस्ट है वहाँ पर ये इंडिया के लोकेटेड है। यानी कि जो अरेबियन सी है वहाँ से व्यापार किया जाता था, और ये भी ट्रेड का सेंटर था। यहाँ से हम क्या देखते हैं, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और जो दूसरी कमोडिटीज़ होती हैं बाकी की, उनका व्यापार होता था। और ये एक जो है कमर्शियल हब बन चुका था, जो सूरत है वो क्या बन चुका था, कमर्शियल हब बन चुका था। वहाँ से जो है डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो सूरत कहाँ पर है हमारा, जो कि पश्चिम भारत में गुजरात में स्थित है। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में वो भारत के जो है एक सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहरों में से एक वो बन गया था। फिर आप बात करेंगे इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ग्रोथ की। तो जब हम 17th सेंचुरी की बात करते हैं तो जो सूरत है वो मैरीटाइम ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना। इंडिया और यूरोप के बीच में जब व्यापार होता था, यूरोप की जो पावर्स हैं जैसे कि पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, उन सब के साथ व्यापार होता था। और जो सिटी है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मुग़ल रूल था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। टेक्सटाइल्स में व्यापार होता था, और सूरत के अंदर देयर वाज आल्सो अ डायमंड ट्रेड, तो वहाँ पर थ्राइविंग डायमंड ट्रेड भी किया जाता था, लग्जरी गुड्स का एक्सचेंज होता था। तो 17वीं शताब्दी में सूरत भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार का केंद्र बन गया, विशेष रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों के साथ। मुगल शासन के तहत शहर ने समृद्धि प्राप्त की, और इसके बंदरगाह पर वस्त्र जैसे सामानों का व्यापार होता था जो यूरोप में बहुत महंगे मिलते थे। सूरत में हीरे का व्यापार भी समृद्ध था, और यह विलासिता वस्त्रों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सूरत के अंदर जो शहर है वो किस प्रकार का था, ठीक है, शहरीकरण वहाँ पर कितना हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना हुआ। तो सूरत जो है वैसे तो वो एक पोर्ट सिटी था, पर वहाँ पर हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा था। वहाँ पर स्ट्रीट्स थी, ठीक है, मार्केट्स थी, कैरावेनर्स जो कैरावैन वगैरह पे जो बेचते हैं सामान, ठीक है, वो थे। और लार्ज नंबर की पब्लिक बिल्डिंग्स हम वहाँ पर देखते हैं। और जो उसका नेचर आप कह सकते हो सूरत का, वो कैसा था, कॉस्मोपॉलिटन सिटी जैसे होती हैं वैसा था। और वहाँ पर इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग आते थे। आज भी आप देखते हो कि सूरत जो है व्यापार में, जो है टेक्सटाइल्स में अभी भी बहुत आगे है। तो सूरत का जो नेचर है, इट वॉज अ कॉस्मोपॉलिटन नेचर एंड इट अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया and abroad. Traders, artisans, workers from Persia, Central China, Africa and Europe यहाँ पर आकर सेटल होते थे, और जिन्होंने ओवरऑल जो है यहाँ की कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। तो हम क्या देखते हैं कि विभिन्न जो आपके देश हैं वहाँ से लोग सूरत में आते थे, और यहाँ की सांस्कृतिक विविधता में उन्होंने योगदान दिया। लेकिन 18th सेंचुरी में धीरे धीरे सूरत जो है, जो एक मेजर पोर्ट सिटी था, उसका डिक्लाइन हो गया बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ बॉम्बे, जिसको अभी आप मुंबई कहते हो। और वो अब एक फेवरेबल पोर्ट बन चुका था यूरोपियन ट्रेड के लिए। कई सारे जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है सूरत के डिक्लाइन में, जैसे कि जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो चेंज हो गए थे, मराठा पावर बढ़ गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे जो आपके कह सकते हैं रीजंस हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सूरत का डिक्लाइन हुआ।
सो नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको सूरत की ग्रोथ के बारे में एग्जामिन करना था, तो आपने इसकी ग्रोथ के बारे में बताया, देन आपने थोड़ा सा इसके डिक्लाइन के बारे में भी बता देना है। फिर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ अर्बन सोशल ऑर्डर इन सूरत। तो सूरत में अर्बन सोशल ऑर्डर का पैटर्न अभी डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे कि आंसर राइटिंग करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक जो है आप ब्रीफली जो है इंट्रोड्यूस करेंगे सूरत आखिर है क्या। फिर आप बताएंगे वहाँ पर कमर्शियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। देन वहाँ के कॉस्मोपॉलिटन नेचर के बारे में आपको बताना है कि कैसे जो उसका स्वभाव है वो अंतरराष्ट्रीय था। फिर आप इसका डिक्लाइन बता देंगे, डिक्लाइन के पीछे के जो 2-3 रीजंस हैं वो आपको बताने हैं। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन की डिमांड में हमें एक और पार्ट देखने के लिए मिला है, जिसमें वो बताता है कि सूरत के सोशल ऑर्डर के बारे में आपको बताना है। सोशल ऑर्डर क्या होता है, समाज कैसा था, ठीक है। तो सूरत लाइक मेनी अदर सिटीज इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड हैड अ वेल डिफाइंड अर्बन सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर हम सूरत का कैसा देखते हैं, इट वाज वेल डिफाइंड, और यहाँ पर जाति भी हमें देखने के लिए मिलती है और प्रोफेशनल डिविजन्स भी देखने के लिए मिलते हैं। पूरी की पूरी हायरार्की हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कास्ट बेस्ड हायरार्की की, कि जातिवाद क्या वहाँ पर था या नहीं था। तो जाति आधारित जो पद हैं वो विभाजित थे। जैसे कि आपको पता ही होगा, उच्च जातियां जो हमारे यहाँ पे 4 जो हमारे वर्ण हैं, यहाँ पर आप उनके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। सो द हायर कास्ट इंक्लूड ब्राह्मीण, क्षत्रिय एंड वैश्यास occupied positions of power and wealth, while the lower caste such as Dalit worked in menial jobs and were subject to the social discrimination। तो ये बहुत ही आम बात है जो हम भारत में बहुत समय से देखते भी आ रहे हैं। कास्ट बेस्ड वाला जो सिस्टम है वो भारत में था ही उस टाइम पर। तो ब्राह्मीण, क्षत्रिय और वैश्य के पास जो है ज़्यादा शक्ति और संपत्ति थी। वहीं जब हम दलितों और श्रमिकों की बात करते हैं तो उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। फिर अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स की, तो इन एडिशन टू कास्ट सूरत के सोशल ऑर्डर में हमें ऑक्यूपेशनल डिविजन्स भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि लोग जो है अलग अलग काम करते थे, ठीक है। कोई मर्चेंट है, कोई ट्रेडर है, कोई आर्टिस्ट है, तो ये सारे लोग काम करते थे, और यहीं से तो ये लोग ही तो सूरत की बैकबोन थे, सूरत की इकॉनमी की। So the city was known for its textile industry and many artisans such as weavers, dyers belong to the popular caste or guild। तो हम देखते हैं कि शहर जो है अपने वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता था, और यहाँ पर कई कारीगर, बुनकर, रंगरेज जो है ये सब वहाँ पर शामिल थे। फिर आप फॉरेन कम्युनिटीज़ के बारे में बताओगे, तो जो सूरत है वैसे तो उसका नेचर कॉस्मोपॉलिटन था, पर कई सारी जो फॉरेन कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि पर्शियन, अरेबिक, जूइश, अर्मेनिया जो मर्चेंट्स हैं वो सब यहाँ पर आकर बसने लग गए थे, और ये जो फॉरेन सेटलर्स थे इन्होंने अपनी खुद की कम्युनिटीज़ बनाई शहर के अंदर ही, विद देयर ओन रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस वो किया करते थे। तो सूरत का स्वभाव आप कैसा बताएंगे, स्वभाव कैसा था, अंतरराष्ट्रीय था, और यहाँ पर कई सारे जो विदेशी समुदाय हैं जिसमें आपके क्या क्या आते हैं, ईरानी, ठीक है, अरबी और यहूदी, अर्मेनियाई, ये विभिन्न प्रकार के जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर आकर सीधा बसे, ठीक है। तो ये विदेश में बसने वाले शहर के भीतर अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ अपने समुदाय का भी निर्माण करते थे, और व्यापार और स्थानीय निवासियों के अंतर्विवाह के माध्यम से सूरत के सामाजिक आर्थिक जीवन में एकीकृत हो गए। तो ये घुल मिल गए, इन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह भी यहाँ पर आके की। तो ये सारा आपको इसके जो सोशल ऑर्डर है उसके अंदर बताना है, कास्ट बेस्ड हायरार्की, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, फॉरेन कम्युनिटीज, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये वाला जो तमिलकम रीजन वाला क्वेश्चन है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको टेम्पल टाउन्स बताने हैं इन द तमिलकम रीजन। सो जो तमिलकम रीजन है जो कि मॉडर्न डे तमिलनाडु, केरला जिसे आप लोग कहते हो, और साथ ही साथ उसमें आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटका भी आ जाता है। तो तमिलकम में आपका क्या क्या आता है, आपका तमिलनाडु आता है, केरला, आंध्र प्रदेश और आपका कर्नाटका आता है। यहाँ पर कई सारे जो टेम्पल टाउन्स हैं वो डेवलप हुए थे, और जब भी टेम्पल टाउन्स डेवलप होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रिलीजियस, कल्चरल और वो एक इकोनॉमिक सेंटर में बदल जाते हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ दीज टेम्पल टाउन्स इज डीपली कनेक्टेड टू द इवोल्यूशन ऑफ तमिल कल्चर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड द पैटर्नेज प्रोवाइडेड बाय द डायनेस्टीज। अब जो टेम्पल टाउन्स हैं उनका डेवलपमेंट क्यों होता है इतना ज़्यादा, तो देखो जब भी कोई भी डायनेस्टी होती है, चाहे वो चोल डायनेस्टी हो, आपकी पल्लव डायनेस्टी हो,
तो साउथ इंडिया की जो भी डायनेस्टीज थी वो इन मंदिरों को संरक्षण देती थी, ठीक है, इन मंदिरों का निर्माण करवाती थी, यहाँ पर दान वगैरह करती थी। इस वजह से हम देखते हैं कि जो टेम्पल टाउन्स हैं उनका राइज होता है। फिर दूसरी चीज़ आपको बतानी है कि जो टेम्पल टाउन्स होते हैं वो एक उनका सिग्निफिकेंस, ठीक है, उनका महत्व भी हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। So the rise of temple towns in Tamilkam can be traced back to the development of the Dravidian style of architecture। तो यहाँ पर फिर से आपका कौन सा आर्किटेक्चर आ गया, आपकी जो आपकी द्रविड़ वास्तुकला है उसके बारे में, वास्तुकला शैली के बारे में आप लोग बताएंगे, ठीक है। सो दीज टाउन्स वर डिजाइंड अराउंड लार्ज टेम्पल्स विच वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो द सेंटर ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी, वो क्या है कि देखो, जैसे कि यहाँ पर आपका मंदिर है, तो जो भी मंदिर होता है आपका उसके आसपास ही जो है शहर बसने लग जाते हैं, ठीक है, तो उन्हीं शहरों को हम टेम्पल टाउन्स कहते हैं। अब जो मंदिर हैं उन मंदिरों में केवल और केवल जो है पूजा पाठ नहीं होती थी, बल्कि वहाँ पर लोगों को सिखाया पढ़ाया, कल्चर के बारे में सब कुछ समझाया जाता था। और जो मंदिर हैं उनका लोगों की सामाजिक जो लाइफ होती है उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट रहता था। फिर आप बताएंगे पॉलिटिकल पैटर्नेज और टेम्पल टाउन के डेवलपमेंट के बारे में। तो जो टेम्पल टाउन्स हैं उनको रॉयल पैटर्नेज मिला हुआ था। रॉयल पैट्रनेज का मतलब रहता है कि जो संरक्षण है उन्हें वो मिला था। जो चोला रूलर्स हैं पर्टिकुलरली उन्होंने इन लार्ज टेम्पल्स के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पैट्रनेज है वो हमारे चोला रूलर्स ने ही दिया था, चोल शासकों ने दिया था। और जो टेम्पल्स हैं वो बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर का, जो कि राजा राज चोला के द्वारा 11वीं सदी में बनाया गया था। Such temples were not just place of worship but also the centers of political, economic and administrative control। तो ये जो temples हैं वो केवल वर्शिप के लिए नहीं थे, बल्कि यहाँ पर हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी देखते हैं। टेम्पल्स का जो रोल है वो जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा था। और मंदिरों का जो उदय है वो केवल जो है सबसे बड़ा जो उसका रीज़न है वो राजकीय संरक्षण ही है, कि जो राजा है वो मंदिरों को संरक्षण प्रोवाइड करते थे। फिर जो हमारे मंदिर हैं इनका इकोनॉमिक रोल भी रहता था। तो ये जो तमिलकम रीजन में जो मंदिर हैं उनका इकोनॉमिक रोल है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड, एग्रीकल्चर जैसी जो मतलब एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं। बड़े से बड़ा ज़मीन का जो हिस्सा होता है वो इन टेम्पल टाउन्स के अंदर आता था। ट्रेड, क्राफ्ट, कॉमर्स, हर प्रकार की एक्टिविटी होती थी, पुजारी होते थे। तो ये जो टाउन्स हैं इनकी प्रॉस्पेरिटी जो है इन टेम्पल से रिलेटेड है। फिर इनका इम्पैक्ट सोशल और कल्चरल लाइफ पर भी पड़ता था लोगों की। तो जो वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे कि यहाँ पर फेस्टिवल, डांस, म्यूज़िक, आर्ट, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त होते हैं, ठीक है, वो सब आते थे, तीर्थयात्री, श्रद्धालु, व्यापारी सब यहाँ पर आते थे। तो एक कल्चरल और सोशल लाइफ के ये केंद्र बने थे। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है तो जिसमें आपका तमिलकम वाला जो है, यहाँ पे आपको कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरई, चिदम्बरम, किसी के बारे में भी देखो, चारों के बारे में आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है। कि कांचीपुरम जो है वो लॉर्ड विष्णु और शिवा के लिए डेडिकेटेड था। जो मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है वहाँ पर पिलग्रिम्स आते थे। तो एग्जाम के अंदर आपसे अलग अलग जो टेम्पल टाउन्स हैं उन पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आपको ये सारा भी स्टडी कर लेना है, बिकॉज जो भी टॉपिक्स वीडियोस में नहीं हो पाते इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के अंदर अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है। प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते हैं, लेकिन अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछने लगे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को स्टूडेंट्स कवर करना है। तो ये सारे के सारे हमारे फेमस टेम्पल टाउन्स हैं, कांचीपुरम है आपका, तंजावुर है, मदुरई है, इन सब के बारे में आपको इस आंसर के अंदर बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टेम्पल टाउन्स के क्वेश्चन में हमसे जो इमरजेंस है पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर हमें तमिलकम क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना था। तो तमिलकम में हमने तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन सब के बारे में बताया है। फिर टेम्पल्स का रिलीजियस और धार्मिक महत्व क्या है उनका, ठीक है, कैसे जो राजा हैं वो इन मंदिरों को संरक्षण देते थे जिससे मंदिरों का विकास होता था। जो मंदिर हैं उनकी आर्थिक तौर पर क्या भूमिका थी, ठीक है। जब भी हम किसी भी टॉपिक को देखते हैं तो आप उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर एक चीज़ से उसको आपको रिलेट करना होता है। तो ऐसे आप कोई भी आंसर कर सकते हो। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर उनका क्या प्रभाव, देना आपको एग्जाम्पल्स देने होते हैं। सो इस प्रकार से जो आपका पूरा आंसर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको स्टूडेंट्स इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज
.com पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग देखेंगे तो MHI 10 का आर्टिकल आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसमें जो मैंने प्रीवियस वीडियोस जून में बनाए थे उनके PDF भी मिल जाएंगे आपको, और ये जो न्यू वीडियो है इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो PDF से आप लोग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू हो जाइए तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा।